गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज इंडिया एयर बुक के चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 13 एंड 4th वीडियो नंबर 6। लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। इसमें 4 चैप्टर मैंने कवर करने की कोशिश की है। फर्स्ट इज़ बेसिक इकोनॉमिक डाटा, सेकंड इज़ कॉमर्स, थर्ड इज़ फाइनेंस एंड फोर्थ इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो कुछ एक टॉपिक है, एक साइड है। ठीक है, तो जो अपना बेसिक इकोनॉमिक डाटा है उसमें बेसिकली तो जो कलेक्शन जो अपनी एजेंसीज़ हैं उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए, जो इंडिया एयर बुक के अंदर बताया है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो अपनी मिनिस्ट्री है यही सारा काम करती है कलेक्शन एंड जो डाटा पब्लिश करने का। ठीक है, इसके अंदर 2 विंग्स होते हैं। फर्स्ट इज जो है स्टैटिस्टिक्स वाला विंग है, सेकंड जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाला विंग है। तो वो फर्स्ट स्टैटिस्टिक डाटा कलेक्ट करके वो पब्लिश करना होता है, सेकंड वाला प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का मॉनिटर करना होता है। सॉरी, तो स्टैटिस्टिक्स जो विंग होता है ये इसके अंदर ये 2 ऑफिस हैं इसके। ठीक है, इसमें इसको NSO भी बोलते हैं। इसके अंदर 2 ऑफिस हैं, फर्स्ट CSO है एंड दूसरा ऑफिस इज़ NSSO। ठीक है, CSO की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड NSSO की है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। ठीक है, अब जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है, जो फर्स्ट वाला तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये हो गया। इसके अंदर 3 डिवीजन होते हैं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। फर्स्ट इज़ 20 पॉइंट प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट का, एंड सेकंड इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग वाला एक डिपार्टमेंट है, एंड थर्ड इज़ द MPLAD। MPLAD होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, इस 3 विंग के अलावा इस मिनिस्ट्री के अंदर एक ये कमीशन और बैठता है, स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये गवर्नमेंट ने अपने रेजोल्यूशन से बनाया था। और एक इंस्टीट्यूट और है, वो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये भी नेशनल इंपॉर्टेंस है इस इंस्टीट्यूट का और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो अब 2 विंग हो गए। ठीक है, दोनों विंगों के अंदर अपने अपने ऑफिस हैं। CSO है, NSSO किसमें स्टैटिस्टिक विंग में है। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर 20 पॉइंट प्रोग्राम हो गया, MPLAD हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग हो गया। इसके अलावा 2 और कौन कौन से हैं, कमीशन है और इंस्टीट्यूट है। अब CSO की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, ये है काम की चीज़। फर्स्ट इसमें एक्टिविटीज़ में देख लो, नेशनल अकाउंट्स का कंपाइलेशन सारा का सारा CSO के अंडर में आता है। अब हम बार बार अपने न्यूज़ में देखते होंगे IIP इंडेक्स ऑफ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ऐसे बार बार न्यूज़ में आता रहता है। तो ये काम भी CSO ही करता है। जितनी भी कंट्रोवर्सी हमारी CPI के ऊपर हो रही हैं, GDP की ग्रोथ के ऊपर हो रही हैं, वो CSO के आसपास ही घूमती रहती हैं। सभी CSO को ब्लेम करते हैं। जो अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट के ने जो डाटा निकाला था आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, और जो पिछले साल जब उन्होंने अपने जो ये बेस ईयर चेंज किए थे, और जो MCA 21 जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने अपना जो पूरा सिस्टम चेंज किया था, उसके बाद में जो ग्रोथ रेट सडनली बढ़ के आई थी, तो काफ़ी हो हल्ला हुआ था इसमें न्यूज़पेपर्स के अंदर कि जो करंट गवर्नमेंट है ये काफ़ी डाटा को मैनिपुलेट कर रही है अपने फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। तो वो जो सारा जो ब्लेम आया था वो CSO के ऊपर आया था। तो यहाँ इसका थोड़ा बहुत पता होना अच्छा ठीक रहेगा हमारे एग्जाम के लिए। नेशनल अकाउंट्स हो गया, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, ये आ गए अपने मेन वाले कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस हो गए। कौन कौन से 3 होते हैं ये, अर्बन, रूरल एंड कंबाइंड। ठीक है, ये तीनों इसी के काम होते हैं निकालना। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टैटिस्टिक्स आ गए, जेंडर स्टैटिस्टिक्स आ गए, और एनर्जी के स्टैटिस्टिक्स आ गए चुके हैं, और सोशल इन्वायरमेंट के वो हो गए, और नेशनल इंडस्ट्रियल जो क्लासिफिकेशन है ये इसी के अंडर में आता है। ठीक है, अकाउंट्स, IIP, CPI, ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर, एनर्जी, सोशल इन्वायरमेंट एंड नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। एक और चीज़ करता है, इसका नाम है इकोनॉमिक सेंसस। 6वां सेंसस किया था उन्होंने 2013 में, और उसके पहले आई थिंक हुआ था 2005 में शायद। ठीक है, 5th वाला जो था। एंड ये जो इंडियन इकोनॉमिक सेंसस है ये क्या करता है, ये सेंसस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है। ये सारा काउंट करेगा क्या क्या एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर हो चाहे नॉन एग्रीकल्चर हो, कोई भी दुकान खोली है, कोई फैक्ट्री खोली है, कुछ भी जो धंधा कर रहा है आदमी, वो सब इसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, और उसमें प्रोडक्शन का हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो गया, और सर्विस हो गया। लेकिन जो खुद के लिए जो कर रहा है कि अभी आज अपने खेती में कुछ किया और वो केवल अपने खाने के लिए यूज़ कर रहा है, उसको नहीं गिना जाएगा। बेसिकली जो प्रॉफिट जनरेशन के लिए वो सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है, तो ये सारे अप्रूव वाले हो गए, और इकोनॉमिक सेंसस भी इसी में आ गया। देन वी हैव ए नेशनल, ये अपना NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। ये भाई साहब क्या करते हैं, लार्ज स्केल सैम्पल सर्वे करते हैं। ठीक है, डाइवर्स फील्ड में करते हैं और ऑल इंडिया बेसिस पे करते हैं। 1-2 चीज़ें इसमें क्या हैं, जैसे जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाता है कुछ, तो वो नेशन वाइड हाउस होल्ड सर्वे के थ्रू किया जाता है। वेरियस सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो गए। फिर एक ये होता है इधर वाला एनुअल सर्वे ऑफ जो इंडस्ट्रीज़ है, ASI, वो भी इसी नहीं करता है। और फॉलोअप जो इकोनॉमिक सेंसस होता है वो भी यही करता है। ठीक है, आजकल जो कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक एक्ट का हो गया, एंटरप्राइज सर्वे हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो डीप में जाने वाला काम सारा ये करता है। फिर उसके बाद में ये 2 उसने उसमें मुझे तो उसमें तो इंडियन बुक में शायद था नहीं है, कहीं और से मैंने इसमें कहीं मुझे पता था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको नेट से निकाल के कि 5 साल में जो एक बार जो करेगा वो तो ये सर्वे हैं सारे के सारे, और 10 साल में जो एक बार करेगा वो ये वाले सर्वे हैं। ठीक है, अब हैं कौन कौन से 5 साल वाले के अंदर, जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर वाले सर्वे हो गए, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वाला हो गया, सोशल कंजम्पशन वाला हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये सब ये करता है।
बिकॉज ये है नहीं था तो आप थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। अगर आपके सामने आए तो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, मुझे कहीं मिलेगा तो मैं दोबारा कर दूंगा, अभी इतना डीप में जाने के बाद टाइम था नहीं मेरे पास। ये सर्वे ऑफ लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग जो होता है ये भी यही करता है 10 साल में एक बार, और डेब्ट इन्वेस्टमेंट वाला भी यही करता है, ठीक है। इसकी फील्ड ऑपरेशन डिवीजन होती है, ठीक है, एनएसएसओ की। वो भाई साहब क्या करते हैं कि सारा का सारा जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाता है सारी इकोनॉमी के हर पोर्शन से, वो भी यही करते हैं। एनुअल सर्वे ऑफ वाला हो गया, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स हो गया, सब कुछ यही एफओडी करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेना, एएसआई वाला याद रखना है हमें। फॉलोअप ऑफ इकोनॉमिक सेंसस हो गया, नेशनल वाइड हाउस होल्ड सर्वे हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे 10 साल में एक बार वाला लैंड एंड लाइफ स्टॉक हो गया, डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट हो गया। 5 साल में एक बार वाला मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हो गया। फिर आगे प्राइस स्टैटिस्टिक्स आ गए अपने, ठीक है। इसमें आते हैं अपने ये सीपीआई वाले, रूरल एंड अर्बन, ये सीएसओ करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। सारा का सारा ये करेगी, पहले रूरल बनाएगी, अर्बन बनाएगी, फिर कंबाइन करके ये निकाल देगी, ठीक है। और जो बेस ईयर है वो है 2012 वाला, ये याद रखना आप, इसका बेस ईयर 2012 है, इसी के बेस ईयर 100 मान के ये सारा का डाटा कलेक्ट करती है, ये सीपीआई रिलीज़ करती है। कलेक्शन कहाँ कहाँ से करती है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। सीपीआई रूरल होता है एंड सीपीआई अर्बन होता है। जो रूरल का जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बंदे करते हैं, ठीक है। सारे के सारे कुछ उन्होंने 1181 1181 विलेजेस को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, एंड सारे के सारे वहीं से जो डाटा कलेक्ट होता है वो सीपीआई रूरल के अंदर यूज़ किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, याद रखना। सीपीआई अर्बन ये फील्ड ऑपरेशन डिवीजन है, ठीक है, किसकी, एनएसएसओ की। ये और स्पेसिफाइड डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स हैं कुछ, वो डाटा कलेक्ट करती हैं अर्बन से, ठीक है। कहाँ से, कुछ 1114 मार्केट हैं, 310 टाउन के, वहाँ से यूज़ करती हैं। और सीपीआई अर्बन में इस डाटा को इनसे जो एफओडी है वो कलेक्ट जो किया है, और ये डायरेक्टरेट हैं जो कुछ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स वाली, वो जो है उनका जो डाटा है वो सब यहाँ से इसके पास सीओसो के पास जाता है, सीओसो फिर ये रिलीज़ करती है। फिर इसमें था नहीं लेकिन डब्ल्यूपीआई है अपना, ये कौन करता है पता ही आपको, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डीआईपीपी में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हो गया। फिर एक ये सीपीआई एक और है, इंडस्ट्रियल वर्कर है, एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर, ये कौन करता है, ये ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक एंड सेंटर स्पेसिफिक होते हैं, और ये लेबर ब्यूरो करता है अपना, याद रखना ये। फिर आगे अपना एक अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय था, ये 2008 में आई थिंक डिसकंटिन्यू हो गया ये, ठीक है। लेकिन ये करता कौन था, ये भी सीएसओ करता था, ठीक है। लेट्स मूव एएसआई। एएसआई क्या है, ये सारा का सारा अपना प्रिंसिपल सोर्स है इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, और ये एनएसएसओ करता है। एएसआई जो है वो एक्सटेंड करता है पूरी की पूरी कंट्री का, ठीक है, सारी की सारी फैक्ट्रीज़ को वो पूरा कवर किया जाता है। इसमें बीड़ी वाली, सिगार वाली जो मैन्युफैक्चरिंग होती हैं वो भी कवर की जाती हैं, ठीक है। और कुछ एक्टिविटीज़ एंड सर्विस ऐसी होती हैं जो पहले नहीं आती है, अभी उन्होंने कवर कर दिया है, कोल्ड स्टोरेज, वाटर सप्लाई, रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक वॉचेज, ये सब सर्वे में आते हैं ना। आप पूछोगे इसका मतलब क्या है, देखो इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक तरीके से हर चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग के रूप में लिया जाता है, राइट, और कुछ होती हैं सर्विसेज। तो ये फीचर्स हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज वाली हो गई, पानी का सप्लाई वाला हो गया, मोटर व्हीकल से रिपेयर करना हो गया, ये सर्विसेज की तरह दिखती हैं, लेकिन इन एक्टिविटीज़ को एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया की एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, मैं वीडियो सिगार भी इसी में आएगा। अब आता क्या क्या नहीं है वो देखते हैं। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं अपने, ऑयल की स्टोरेज और ऑयल का जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपोज है वो इसमें नहीं आते हैं। रेस्टोरेंट नहीं आएंगे, होटल्स नहीं आएंगे, कैफ़े नहीं आएंगे, कंप्यूटर के सर्विसेज नहीं आएंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं आएंगे, ये सब एक्सक्लूड कर दिया गया है इससे। एक तो यहाँ पे एक एमसीक्यू बन गया और एक एमसीक्यू यहाँ बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग जो होती हैं सीए के अंदर, अपनी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उसके जो रजिस्टर्ड हैं वो भी कवर नहीं की जाएंगी, लेकिन जो कैप्टिव यूनिट सीए के साथ में नहीं है वो कवर की जाएंगी। अब कैप्टिव यूनिट्स क्या होती हैं, चलो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो पावर वाला एनर्जी वाला जो मैं चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा, बट पहले देख के रख लेना आप, ठीक है। ये हो गया, एएसआई हो गया, एंटायर कंट्री हो गया। इसमें बीड़ी सिगार आता है, कोल्ड स्टोरेज, वाटर सप्लाई, मोटर व्हीकल्स, वॉचेज कंज्यूमर ड्यूरेबल जो वॉचेज का जो ये सर्विसिंग होती है सब इसके अंदर में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग जो रजिस्टर्ड है सी के साथ में वो नहीं आएंगी, जो नहीं है रजिस्टर्ड वो आ जाएंगी, ठीक है। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, ऑयल स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन डिपोज, रेस्टोरेंट, होटल, कैफे, कंप्यूटर सर्विसेज, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सब एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट रूरल अपना ये आ गया, एक रिटेल प्राइस कलेक्शन होता है एक, ये भी एफओडी कलेक्ट करती है, ठीक है। ये दोबारा इसमें आ गया जो एग्रीकल्चर रूरल लेबर के लिए सब कलेक्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ लेबर ब्यूरो, याद रखना ये कलेक्ट करेगी एफओडी, फिर इनको सबको दे जाके कहाँ देगी, ले जाके लेबर ब्यूरो के अंदर,
एग्रीकल्चर रूरल लेबर का जो CPI था बताया था मैंने आपको। फिर अब आ गया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का जो विंग है वो आ गया। इसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम है, MP लैड से इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। तो जो ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है कुछ खास है नहीं इसके अंदर। 2006 में आया था, इसमें 20 पॉइंट वाला एक वो प्रोग्राम बनाया था, पॉवर्टी निकालनी है, लाइफ अच्छी करनी है, एंटरप्रेन्योर्स की, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, एफॉरेस्टेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनर्जी, रूरल एरिया, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वगैरह। ये सब ये फालतू का सब कुछ ही ऐड कर सकते हो उसके अंदर आप, ठीक है। और जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंप्लीमेंटेशन होता है और मॉनिटरिंग होती है वो किसके पास लाई करती है? जो एजेंसीज हैं, एजुकेशन वाले एजुकेशन देखेंगे, हाउसिंग वाला हाउसिंग देखेगा, वो सब उनके पास हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, सेंट्रल नोडल मिनिस्ट्रीज के पास है। तो ये मिनिस्ट्री क्या करती है? ये क्या करती है? मॉनिटर करती है बस, ठीक है। लेट्स सी MP लैड्स। ये स्कीम बहुत पुरानी है, 1993 में आई थी और कोई यूज़ भी नहीं रहा इसका, लेकिन ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहती है, कोई ना कोई अखबार में आर्टिकल आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ का नाटक चलता रहता है, तो उसको मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी है, तो देख लेते हैं एक बार। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम के अंडर में आती है, याद रखना ये, ठीक है। पहले ये MORD के अंडर में आती थी, अब इसको हटा के ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में कर दिया गया था 1994 के अंदर। नाउ फीचर्स क्या क्या हैं इसकी? सेंट्रल प्लान स्कीम है, जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी फंड करेगी इसको ग्रांटेड एड्स के रूप में, ठीक है। डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जाएगा, ठीक है। फंड जो होते हैं नॉन लैप्सेबल हैं, कि अगर आपने खर्च नहीं किए तो वापस नहीं चले जाएंगे, वहीं पड़े रहेंगे, ठीक है। आप उसको अगले साल भी यूज़ कर सकते हो। हर साल उस MP को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। और नथिंग, इसमें कुछ नहीं, आगे आ जाते हैं इसमें। हाँ, MP लैड्स के अंदर MP क्या करता है? वो केवल रिकमेंड करता है कि ये लो, कि ये काम है, यहाँ करवाना है, ठीक है। उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है वो सैंक्शन, एग्जीक्यूट एंड कंप्लीट करती है। सैंक्शन मतलब कि वो करेगी, ठीक है, इसको वो यहाँ से वो साइन कर देगी, वो काम होने के लिए फिर बिड चली जाएगी, फिर अपने से बिड होगा, उसके बाद में जो काम होना होगा उसको एग्जीक्यूट होगा और कंप्लीट करके उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बता दे कि भाई ये हो गया। अब देखो इसमें कौन कौन सा कहाँ प्रोजेक्ट रिकमेंड कर सकता है कि भैया जी, अगर लोकसभा का जो मेंबर है, लोकसभा में जो MP बन के गया था अभी 2014 के अंदर, 9 के अंदर और उसके पहले 5 के अंदर, तो वो देख लो वो क्या करता था, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से करेगा। फॉर एग्जांपल आप UP के रहने वाले तो नोएडा वाला केवल नोएडा में कर सकता है, मथुरा वाला मथुरा में, आगरा का आगरा में, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर कोई मेंबर राज्यसभा का है तो वो जिस स्टेट से चुन के आया है वो उसी स्टेट में कहीं पर भी वर्क बता सकता है कि यहाँ कर दो, ठीक है। फिर कुछ होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, 2 तो होते हैं एंग्लो इंडियन, जो अपने इसमें लोकसभा में होते हैं, 12 होते हैं इसमें राज्यसभा में। ये भाई साहब नॉमिनेटेड होते हैं इंडिया में, इनको कहीं भी वर्क अपना रिकमेंड करने की छूट होती है, ठीक है। तीनों पता हो गए, नेक्स्ट चलते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि किसी स्टेट के अंदर नेचुरल कैलामिटी आ गई, फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई, साइक्लोन आ गया, हेल स्टॉर्म हो गई, ये जो ओले पड़ गए, फिर अपने ये एवलांचे आ गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, पेस्ट अटैक हो गया, टिड्डी का जो अटैक होता रहता है उसके, ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया, टोर्नेडो, अर्थक्वेक, जितने भी इस तरह के जो डिजास्टर्स होते हैं वो कुछ भी हो गया, तो उस MP का जो नॉन अफेक्टेड एरिया के जो स्टेट के होने चाहिए, कि भाई आप जैसे राजस्थान है, राजस्थान में कहीं जगह बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, तो उस स्टेट के किसी दूसरे रीजन के, किसी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पे सूखा नहीं पड़ा है, वहाँ का MP भी उस जहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है वहाँ के लिए अपना लोन थोड़ा सा वो ये जो फंड है वो रिलीज़ कर सकता है। कितने रिलीज़ कर सकता है? हर साल केवल 25 लाख। एक तो ये हो गया। इसके साथ साथ में एक और स्पेशल अटेंशन यहाँ पे देने की बात ये है कि जो SC ST जिस भी एरिया के अंदर होंगे वहाँ 15% जो फंड होंगे MP लैड्स के वो जाएंगे SC पॉपुलेशन के लिए और 7.5 जाएंगे ST पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो MP होगा वो क्या कर सकता है? 20 लाख रुपए हर साल किसको दे सकता है? डिफरेंटली एबल्ड सिटीजन को दे सकता है, ठीक है। किसके लिए? ट्राईसाइकिल्स के लिए, मोटराइज ट्राईसाइकिल भी आती है, बैटरी ऑपरेटेड मोटराइज व्हीलचेयर के लिए, आर्टिफिशियल लिम्स के लिए, और अपने जो विजुअली जो प्रॉब्लम है, आंखों से जिसकी प्रॉब्लम है, कानों से जिसकी प्रॉब्लम है, उनके लिए एड आते हैं। आपको देखे होंगे कानों के पीछे लगा के रखते हैं, वो हियरिंग के लिए वो अच्छा करने के लिए, और आइज़ के लिए कुछ एड होंगे, कुछ चश्मा हो गया, कुछ और हो गया, तो उनके लिए वो रिकमेंड कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गया अपना। नेक्स्ट चैप्टर है अभी ये कॉमर्स वाला, ठीक है। इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है। इसमें एक्सपोर्ट के अंदर मैंने निकाला है, ठीक है, और उसमें जो लिस्ट दे रही थी बहुत बड़ी सी लिस्ट थी। इसमें जो अपना एक्सपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं जेम एंड ज्वेलरी 1, उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल, थर्ड आ गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी मैंने पूरा लिख नहीं पाया होगा, ठीक है, और उसके बाद में आता है केमिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो हमको पता होना चाहिए हम जेम एंड ज्वेलरी हाईएस्ट था इस बार, और इंपोर्ट के अंदर था पेट्रोलियम क्रूड एंड प्रोडक्ट्स। ये सबको पता ही है, पेट्रोलियम वो जो क्रूड होता है उसके प्रोडक्ट होते हैं, हमसे ज़्यादा इंडिया के अंदर इंपोर्ट का जो बिल आता है वहीं आता है। उसके बाद जेम एंड ज्वेलरी हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आएंगे, फोर्थ में केमिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखने की कोशिश करना, इसको ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं। फिर एक ये आ गया इधर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। एक कस्टम मीडिया सिस्टम बनाया उन्होंने, ठीक है, सेंटर जहाँ पे भी एक जो कस्टम वाले एक्साइज वाले जो बैठे होते हैं अपने इसमें
जो जो भी ये हो रहा होता है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, तो वहाँ उन्होंने एक सिस्टम बना दिया आइस का ये, और इसकी एक ऑनलाइन इंटरफेस है आइस गेट। फुल फॉर्म जानने की ज़रूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए आइसिस क्या है और आइस गेट क्या है। ये क्या करती है, जो कस्टम्स होते हैं उनको कनेक्ट करती है किससे, इंपोर्टर एक्सपोर्टर से, कस्टम हाउस एजेंट्स को, एयरलाइंस को, शिपिंग लेन्स को, एयर सी कस्टोडियन जो होते हैं, आरबीआई हो गया, बैंक हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया। तो एक उन्होंने एक सिंप्लीफाई करने के लिए सिस्टम बनाया आइस गेट, ये पता होना चाहिए, और आइसिस पता होना चाहिए। निर्यात बंधु स्कीम आई है फिर, इसमें क्या है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कि भैया कि जो पहली बार ऐसा काम करने जा रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला, उसको मेंटोर करना होता है, मतलब उसको अपने सानिध्य में लेके, अपने नीचे लेके उसको सिखाया जाता है चीज़ें। ठीक है, कौन सिखाते हैं, ये नॉलेज बेस ऑफ डीजीए जो ये ऑफिसर्स होते हैं, टाइमली अप्रोप्रिएट गाइडेंस देते हैं, ओरिएंटेशन के थ्रू काउंसलिंग सेशन होते हैं, उनको समझाते हैं, बिठा के उनको हैंड होल्डिंग बोला किया जाता है। हैंड होल्डिंग मतलब हाथ पकड़ के चलाया जाता है थोड़े दिनों के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन विद स्टेक होल्डर, नेमली एक्सपोर्ट काउंसिल हो गया, इंडस्ट्री एसोसिएशन हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, एक इस पुराना हो चुका है वैसे तो, 2014 का होना चाहिए था। एक मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट स्कीम है, एक नई चल रही है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम अलग है और सर्विस अलग है। इसको जो बनाया गया था तो इसके पहले 6 स्कीम चल रही थी इंडिया के अंदर। एक विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना थी। अब इस नाम को सुन के आपको लगेगा नहीं कि एक्सपोर्ट से वो है, तो पता होना चाहिए विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना, फोकस प्रोडक्ट स्कीम थी, फोकस मार्केट स्कीम थी, और एग्री इंफ्रा इंसेंटिव स्कीम थी, और एक और थी जो काम की नहीं लग रही थी, मुझे निकाल दी उसको। तो 4-5 मिला के इनको सिंगल बना दिया गया था, मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट। तो जो मर्चेंडाइज था उसमें चला गया और जो सर्विस का था उसमें चला गया। ठीक है, तो याद रखना कि गलती से कहीं पूछ लेता है कि विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना किससे रिलेटेड है, तो वो ये पता होना चाहिए एक्सपोर्ट स्कीम है ये। ठीक है, और उनको मिलो के फोकस प्रोडक्ट, फोकस मार्केट, एग्री इंफ्रा को मिलो के मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट स्कीम के अंदर डाल दिया गया है। यह आ गया नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके अलावा कॉमर्स में कुछ था नहीं, जो इंडस्ट्री चैप्टर है उसमें कंप्लीट कवर किया जाएगा, बाकी को एफडीआई वगैरह हो गया, अपना एफआईपीबी हो गया। ठीक है, लेट्स इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर है ये क्या करती है, कंपनीज एक्ट से डील करती है। एक तो पहली बात, एक और एक्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाला, चार्टर्ड अकाउंट वाला एक्ट है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट है, अपना कंपनी सेक्रेटरीज वाले हैं, पार्टनरशिप एक्ट हैं, कंपटीशन एक्ट है, ये सब इसी के अंडर में आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर 2 मेन चीज़ हमें याद रखनी है। तो कंपनीज एक्ट का एक वो है, ये कंपनीज एक्ट जो है ना, पूछ तो सकता है उसमें, लेकिन उसमें बुक के अंदर 10 पेज का दे रखा था, मुझे समझ में नहीं आया कि उसको कहाँ से कवर किया जाए, तो आप अपने लेवल पर प्लीज़ देख लेना इसको। ठीक है, अगर कुछ बन सकता हो तो मेंस के लिए तो पढ़ना ही होता है। इसके अलावा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड भी उन्होंने बना के रखा है। ये क्या करता है, कंपनी एक्ट के अंदर एक उन्होंने बनाया है ताकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कहीं पे भी आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, शेयर्स के थ्रू, एफडीआई के थ्रू, किसी के थ्रू, तो उनकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उनके इंटरेस्ट जो होते हैं, उनकी जो जमा पूंजी जो उन्होंने लगाई होती है कहीं पर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी के अलावा एक और होता है SFIO, इसको बोलते हैं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर सेटअप किया गया है। इसका मेन फंक्शन क्या है, टू इन्वेस्टिगेट कॉर्पोरेट फ्रॉड्स ऑफ सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स नेचर। ठीक है, तो सारा का सारा जितने भी जो ये कॉर्पोरेट फ्रॉड होंगे सीरियस वाले नेचर वाले, तो यही करता है वो। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, दोनों जो है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड एंड सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये सब दोनों इसके अंडर में आते हैं। नेक्स्ट आ गया फाइनेंस चैप्टर अपना। ठीक है, ऑलरेडी लास्ट चैप्टर है ये। मिनिस्ट्री के अंदर 5 डिपार्टमेंट हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। पहला इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये वाला जो है डिपार्टमेंट है वो डिसइन्वेस्टमेंट से डील करता है। 5वां आएगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज वगैरह। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है इकोनॉमिक अफेयर वाला एक तो, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज वाला, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। और पहला है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। अभी इसके डिविजन्स देखो क्या क्या हैं। पहला डिवीजन है इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन 1। दूसरा है बजट डिवीजन। ये सवाल आया था यूपीएससी के अंदर कि बजट जो कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से। उसके अलावा FRBM भी इसी के अंडर में आता है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट जितने भी हों सारे इसमें आएंगे। बायलैटरल कॉपरेशन कंट्रीज के बीच में वो सब आ गए। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, सब इसी को देखते हैं। मल्टीलैटरल रिलेशन हो गया। ठीक है, ये भी यही डील करवाता है। कंट्रोलर ऑफ एड, अकाउंट एंड ऑडिट, ये यहाँ पे है। इकोनॉमिक डिवीजन भी इसी में है। अब ये है मेन चीज़, इन्वेस्टमेंट एंड करेंसी वाला डिपार्टमेंट भी यही हेल्ड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी वाला भी यही करता है। आगे चलें, अब एक इसमें 500 करोड़ का एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड था। ठीक है, ये इसी मेंशन कहीं किया हुआ था तो मैंने लिख लिया यहीं पे। ये शिफ्ट कर दिया गया है, कहाँ पे कर दिया, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, पहले कहाँ था, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में था। इसका यूज़ क्या है कि जो प्राइस राइज होता रहता है बार बार, पैसे वैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, दालों के हो गए, टमाटर के हो गए, आलू के हो गए, ठीक है, प्याज के हो गए, तो गवर्नमेंट गिर जाती है कई बार। दिल्ली गवर्नमेंट गिरी थी, आपको याद होगा पुराने टाइम में एक बार। तो ये सब इसको कंट्रोल करने के लिए, प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि कंज्यूमर को नुकसान ना हो, किसानों को नुकसान ना हो, उसके लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया गया है। 15 में आया था, 500 करोड़ में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में था।
हटा के कहाँ कर दिया है, कंज्यूमर अफेयर में कर दिया है। सपोर्ट करेगा मार्केट इंटरवेंशन को, किस चीज़ के लिए करेगा, जो पेरिशेबल मतलब कि जो जल्दी गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वो एग्री हॉर्टिकल्चर जो कमोडिटीज़ होती हैं उनके प्राइसेस को, उनकी जो रेट होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है, बाय प्रोक्योरिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स एंड लेटर सप्लाइंग एट द रीजनेबल रेट टू द कस्टमर। कैसे करेंगे, किसानों के पास जाएंगे, बोलेंगे लाओ अपना जो है हमें बेच दो, एंड उनको डायरेक्टली आप फिर कंज्यूमर को बेचने की कोशिश करेंगे ये लोग, ठीक है। शुरू में ये बोला गया था कि केवल ओनियन के लिए, प्याज, आलू, पल्सेबल दालों के लिए यूज़ किया जाएगा, नोटिफाइड हैं ये तीनों, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, ये कि ये स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस ये कंसोर्टियम बना के रखा हुआ है उन्होंने, उसको बोला कि भैया आप एक बैंक अकाउंट खोलो, सेपरेट सेविंग अकाउंट, उसका नाम रहेगा कॉर्पस फंड फॉर प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, और वो इसको हैंडल करेगा, SFAC, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आता है ये PPP, सेंट्रल जो कोऑर्डिनेशन ऑफ PPP जितने भी हैं ना अपने ये क्या बोलते हैं इनको, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती हैं, सारी की सारी PPP सेल हैं, वो इस PPP सेल के अंडर वो कोऑर्डिनेट करती है। कहाँ बैठती है PPP सेल, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर। फिर एक इनके पास में PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वो किसके अंडर में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। उसका नाम क्या है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन, मिंटिंग का मतलब अगर आप देखिए याद होगा तो जो पैसे मिंट करना, सिक्के मिंट करना, ठीक है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग जो हमारे ये होते हैं सिक्योर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जितने भी, सब कुछ चेक हो गया, रुपये के जो वो हो गए, नोट्स हो गए, ठीक है, स्टैम्प्स हो गई, ये सब काम इसमें आता है। करता क्या क्या ये, सिक्योरिटी पेपर का मैन्युफैक्चर करना, कॉइन्स की मिंटिंग करना, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी एंड बैंक नोट्स, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हो गया। कंपनी सप्लाइज करेंसी, बैंक नोट्स, ठीक है, एंड कॉइन्स टू दी RBI, ठीक है, करेंसी बैंक नोट अगर RBI मांगती है तो उसको देती है। नॉन जुडिशियल जो स्टैम्प पेपर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो यही देती है। पोस्टल स्टेशनरी हो गया, स्टैम्प्स टू दी पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, पासपोर्ट्स हो गए, वीजा स्टिकर्स हो गए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज, सबको वही देती है। इसके अलावा ये कमोमरेटिव जो कॉइन्स आते हैं कई बार, जिसके ऊपर किसी की फोटो बनी होती है, किसी को आप याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो सिक्के ये निकालती है। MICR होता है, नॉन MICR जो चेक होते हैं इनको यही निकालता है। ये होते क्या MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। सॉरी, अंदर जाने की जरूरत है नहीं। उसके बाद में आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। आई थिंक ये लास्ट ईयर आया भी था इसके। ये जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका जो चेयरमैन होता है ये अपनी इंडिया की है, पहली बात तो फाइनेंस मिनिस्टर इसका, ठीक है। एंड इसके जो मेंबर्स होते हैं वो ये हैं, जितने भी अपने जो फाइनेंस सेक्टर के जो रेगुलेटर्स हैं ना, हेड, वो सारे के सारे इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। जैसे RBI, SEBI, PFRDA, लिखा नहीं इसमें, IRDA, ठीक है, पेंशन वाला आ गया, और ये अपना इंश्योरेंस वाला आ गया। फाइनेंस सेक्रेटरी भी होगा, एंड डिपार्टमेंट ऑफ ये सेक्रेटरी जो ये इकोनॉमिक अफेयर वाला हो गया, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वाला भी आएगा, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी आएगा। तो ये सारे मेंबर यहाँ आके बैठेंगे और फिर क्या करेंगे, स्ट्रेंथनिंग की बातें करेंगे, इंस्टीट्यूशन करने की कोशिश करेंगे, फाइनेंशियल जो ये स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये सारे जो रेगुलेटरी बैठी हैं RBI, SEBI, IRDA, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करेंगे, जो अपने फाइनेंस सेक्टर का डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ये फालतू का काम करेंगे सारे के सारे, ठीक है। इसके अलावा ये मैक्रो प्रोड्यूशन सुपरविजन भी करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। स्पेशली ये याद रखना कि जो फाइनेंस सेक्टर के डेवलपमेंट इशू होते हैं, कि जो चीज़ें पॉलिसी बनानी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती है, उनको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। इसके अलावा लिटरेसी का भी ध्यान देंगे कि आम जनता को उसकी लिटरेसी पता हो, इंक्लूजन के लिए बातें ये करेंगे कि वो जितने जो आउटसाइड ऑफ द बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंस सिस्टम है, उसको अंदर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। होता कहाँ, बैठते कहाँ ये लोग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के FSDC सेक्रेटरीट के अंदर। अब आता है फाइनेंस स्टेबिलिटी बोर्ड, ये इंडिया का नहीं है, पहली बात आप याद रखना, वो कंफ्यूज कर सकता है MCQ के अंदर। 2009 में आया था, G20 के अंदर बना था ये। इसमें क्या किया था इन्होंने, इसने कोशिश ये की है कि जितने भी नेशनल अथॉरिटीज़ होती हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ होती हैं, और इंटरनेशनल जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको सबको साथ लेके आएंगे ये, और फिर क्या करेंगे, बैठ के जितने भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, मतलब जो कोई बाहर का बैठा हुआ बंदा उसको यूज़ कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए, उन वल्नरेबिलिटी को हटाने की कोशिश करेंगे और डेवलप करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी, सुपरवाइजरी एंड अदर पॉलिसीज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। और सुपरवाइज तो पता है आपको, ऊपर से चेक करते रहना, ध्यान देना, कुछ बदमाशी नहीं करना। रेगुलेट मतलब अंदर जाके बैठ के वो करना, पॉलिसीज़ को वो देखना, फाइनेंस स्टेबिलिटी के लिए बातें करना। G20 सारे के सारे इसमें नेशनल अथॉरिटीज़ आएंगी, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ आएंगी, और इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट आएंगे, बैठ के ये बातें करेंगे स्टेबिलिटी के लिए। इंडिया इसका एक्टिव मेंबर रहा है। इसके अलावा इसकी 3 सीट है वहाँ पे। कौन कौन बैठ जाते हैं वहाँ पे, अपना इकोनॉमिक अफेयर का सेक्रेटरी जाएगा, एक डिप्टी गवर्नर जाता है RBI का, और SEBI का चेयरमैन जाता है। फिर एक और प्रोग्राम इन्होंने चला के रखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी असेसमेंट प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है, ये जॉइंट प्रोग्राम है किसका, IMF का और वर्ल्ड बैंक का। हुआ कहता है IMF ने 2010 के अंदर 25 जुरिडिक्शन हैं, उसके अंदर इंडिया भी आता है, उनको बोला था
कि आप अपने जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंस सेक्टर हैं उनको बोलो कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी असेसमेंट के अंदर जाएं हर 5 साल के अंदर। मतलब कि वो जो उनके जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम हो गया अपना, या इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, या कुछ जितने भी सेक्टर हैं अपने फाइनेंस सेक्टर, उनके असेसमेंट किए जाएंगे, ताकि ये चेक करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर मार्केट होता है तो वो क्रैश ना कर जाएँ। उनकी जो स्ट्रेंथ है, रेजिलियंस है, उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सब चेक करने के लिए, ठीक है, वो ये देखने के लिए क्या करते हैं। बेस्ड ऑन दिस साइज एंड हो गया, ठीक है, एंड रिव्यू करेंगे पेरियोडिकली टू मेक श्योर इट रिफ्लेक्ट्स डेवलपमेंट इन दी ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम, ताकि पीछे पीछे ना रह जाएं, ठीक है। जैसे 2008 के अंदर पंगा हुआ था, अमेरिका गिरते पूरा वर्ल्ड के अंदर नुकसान हो गया था, एक तरीके से पूरा का पूरा वर्ल्ड स्लो हो गया था। तो वो ये जानबूझ के वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि फ्यूचर में कुछ पंगा होता है तो एटलीस्ट वर्ल्ड के ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े एक कंट्री के कारण। लेट्स मूव G20 के अंदर। एक वर्ड बार बार आपको सुनने को मिलता है, ये भी बस में मेंशन भी किया गया था इंडियन बुक के अंदर, कि शेरपाज ट्रैक। ये होते क्या हैं? देखो, आपको ये पता होगा शेरपा क्या होता है। एक वो है वहाँ पे ट्राइब है, कहाँ पे, नेपाल के अंदर, ठीक है। और तेंजिंग आपको नॉर्वे पता होगा, जो ये था अपना, जो इसके साथ में गया था ऊपर माउंट एवरेस्ट पे, जो साथ चढ़ा था, वो जो फर्स्ट बंदा कौन था, वो एडमंड हिलेरी था, क्या था, जो भी नाम था उसका, उस तेंजिंग नॉर्गे जो था वो साथ में शेरपा था उसका। शेरपा का यूजुअली काम क्या होता है कि जो भी पहाड़ पे चढ़ रहा होता है उनको लीड करना, उनके सबसे आगे चलना, ठीक है, उनको रास्ता दिखाना, ठीक है, उस टीम को, तो वो शेरपा बोलते हैं उसको। G20 के अंदर भी उन्होंने कुछ शेरपा बना के रखे हुए हैं। जैसे अपना, जैसे कोई शेरपा हो गया तो अपना, जैसे ये हैं क्या नाम है इनका, नीति आयोग का जो हेड है, उनको यूज़ कर लेते हैं कई बार, जैसे ये लोग ना। तो जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेलीगेशन जाता है उसमें से एक बंदा चूज़ करते हैं, वो डील करता है। वो करता क्या शेरपास ट्रैक, वो कुछ और चीज़ से डील करता है G20 में। जैसे G20 का जो मेन काम होता है उसके हट के, जैसे पॉलिटिकल इशूज़ हो गए, डेवलपमेंट ओरिएंटेड नॉन फाइनेंशियल इशूज़ हो गए, ठीक है। जैसे कौन कौन से इश्यू, एग्रीकल्चर, खेती का काम, एंटी करप्शन वाला, डेवलपमेंट वाला, नौकरी वोकरी, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी वाले इश्यूज़, तो ये इस पर फोकस करते हैं। तो शेरपाज क्या करते हैं, फिर अपना क्या करेंगे, पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी को वर्किंग ग्रुप को दे देंगे, ठीक है, एंड वहाँ बैठ के फिर डायलॉग्स को फैसिलिटेट करेंगे आपस के अंदर, बिजनेस ग्रुप बुलाएंगे, उनके एकेडमिक इशू बुलाएंगे, बैठ के बातें करवाएंगे। लेकिन काम उनका शेरपा ये करते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट ओरिएंटेड नॉन जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं उनसे ये डील किया जाएगा। अभी क्या कर रहा है टर्किश प्रेसिडेंसी के अंदर, कुछ उन्होंने 5 एरिया चूज़ किए हैं, नाम देख लो, बस कोई उनका याद करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड हो गया, करप्शन, डेवलपमेंट, एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी। तो ये पता होना चाहिए, थोड़ा हटके ट्रैक है ये, ठीक है, पॉलिटिकली डेवलपमेंट ओरिएंटेड नॉन फाइनेंशियल इशू। नेक्स्ट आता है सार्क डेवलपमेंट फंड। ये हमारे भाई लोगों ने बनाया था अभी 2008 के अंदर, सार्क कंट्रीज़ ने, ताकि क्या करने के लिए, हमारा जो लाइवलीहुड होता है, जो जीविका बोलते हैं ना जिसको हिंदी के अंदर, आजीविका, जो कमाने का साधन होता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, देशों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारी वो आर्थिक जो गति है उसको बढ़ाने के लिए, सोशल प्रोग्रेस को, पॉवर्टी को हटाने के लिए सब करना है। तो SDF क्या करता है, मैनी प्रोजेक्ट वगैरह वो इंप्लीमेंट कर रहा है ना। उसमें 3 विंडो होती है, मतलब 3 जगह काम करता है। कौन कौन से, सोशल इशूज़ के ऊपर, इकोनॉमिक के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। 10 प्रोजेक्ट भी लिए गए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर वगैरह, छोड़ दो उसको, 3 याद रखना, ये सार्क के अंडर में आता है SDF। हाँ, अब आगे अपना ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब ये पूछ सकता है कि है क्या चीज़ ये, यूनाइटेड नेशन के अंदर है ये। हम सोचेंगे एग्रीकल्चर का तो यूनाइटेड नेशन क्या काम इसका, लेकिन नहीं, 1977 में आया था। इसकी एक स्पेशल एजेंसी है, काम क्या है, अब ये देखना है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, हम सोचेंगे खेती कुछ करेगा, लेकिन रियल में जो काम है वो है इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, गरीबी को हटाओ, भूखमरी को हटाओ, और गरीब गाँव वाले एरिया से, और वो भी डेवलपिंग कंट्री के। तो याद रखना, पॉवर्टी, हंगर इन रूरल एरियाज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अंदर अगर ज़्यादा कुछ डीप में जाना है तो आप नेट पे कर सकते हैं, मुझे तो कुछ खास लगा नहीं इसको। लो इंटरेस्ट लोन देता है, ग्रांट देता है ये इनोवेटिव एग्रीकल्चर फाइनेंस रूरल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो कुछ अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। अब आता है GEF, बार बार आ रखा तो मैं जोड़ लेते हैं इसको नेट से देख के, ठीक है। इन्वायरमेंट का सवाल इसे बनता ही बनता है। एक ऐसे मैकेनिज्म ये डील करके वो ऑपरेट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। तक क्या करता है, ताकि ये किसी को न्यू और एडिशनल ग्रांट दे सके, कंसेशनल फंडिंग दे सके, ताकि उनके जो उन्होंने सोचा होता है कि भाई हम इतना खर्चा करेंगे और ग्लोबल इन्वायरमेंट बेनिफिट के लिए हम इतने मेजर्स लेके आ रहे हैं, उनको सबका खर्चा जो होता है ये यही डील करता है, ग्रांट दे दे के जो अपनी कंट्रीज़ होती हैं उनका। ये 5 जो इसे फोकल एरियाज़ हैं उनके अंदर ग्रांट देता है ये, किसको, तो कंट्रीज़ को। कौन कौन से एरिया हैं वो, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, इंटरनेशनल वाटर्स, केमिकल एंड वेस्ट। कैसे याद करोगे, BCLISC, ठीक है, कैसे भी देख सकते हो आप, इसको बना सकते हो, न्यूमोनिक बना लेना इसको। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, लैंड वाला आएगा इसमें, वाटर वाला भी आएगा और केमिकल एंड वेस्ट वाला भी आएगा। अब ये किस किस जो अपने ये कन्वेंशंस हैं, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लिए किस किस के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म के लिए काम करता है ये। पहला तो आ गया अपना CBD, बायोलॉजिकल कन्वेंशन होती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। दूसरा आ गया UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए। थर्ड आ गया स्टॉकहोम,
पिछले वाले ही लेक्चर में बताया था मैंने, पीओपी जो होते हैं उनका जो कन्वेंशन है वो स्टॉकहोम है। फिर यूएनसीसीडी आ गया, ठीक है, यूएनसीसीडी भी एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है। मिनामाटा बताया था मैंने, मरकरी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सबको पता ही होगा, ओजोन लेयर से रिलेट करता है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ठीक है, ये सब जिनकी फाइनेंशियल मैकेनिज्म है वो जीसीएफ के थ्रू, जीएफ के थ्रू फंक्शन करती है, ठीक है। सीबीडी, यूएनएफसीसी, स्टॉकहोम और यूएनसीसीडी, मरकरी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इंडिया हमेशा से जब से ये बना है जीएफ तब से इन्वॉल्व रहा है और डोनर भी है, यहाँ वहाँ पैसा वैसा भी देता रहता है इनको। अब आता है स्वच्छ भारत कोष। ये स्वच्छ भारत कोष किस लिए है? स्वच्छ भारत के लिए उन्होंने एक फंड बना दिया छोटा सा, और इम्प्रूविंग दी क्लीननेस लेवल्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया, स्कूल्स के अंदर भी करेंगे, इनोवेटिव वगैरह वगैरह, गर्ल टॉयलेट बना रहा है। करते क्या क्या, सीएसआर वाले जो होते हैं ना, वो जो अपना फंडिंग करते रहते हैं, उसके अंदर सीएसआर के थ्रू जो ये सोशल इश्यूज़ के अंदर काम करते रहते हैं, वो सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर में वो भी डोनेशन दे सकते हैं इसको। और बाकी अगर डोनेशन जो इनके अलावा भी जो आते हैं, अगर आप जैसे कोई देगा उसमें स्वच्छ भारत कोष में, तो उसको इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्पशन डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। 100% डिडक्शन मिल गया, मतलब एग्जम्पशन ही हो गया एक तरीके से, मतलब अपन आईटी बचा सकते हो उसमें। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आ गया अब नेक्स्ट वाला। डिपार्टमेंट रेवेन्यू क्या काम करता है? जितना भी रेवेन्यू हो रही है वो सब देख लेगा, ठीक है। डायरेक्ट भी हो गया, इनडायरेक्ट वाला भी आ गया इसमें, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एनफोर्समेंट हो गया, ये हो गया, सेंट्रल टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटीज़ हो गया। हाँ, ये याद रखना इसमें कि ओवर कंट्रोल है इसका किस किस चीज़ के ऊपर है? प्रोडक्शन के ऊपर है और डिस्पोजल के ऊपर। कौन से प्रोडक्ट के ऊपर? ओपीएम एंड उसके प्रोडक्ट। तो ये ओपीएम एंड उसके प्रोडक्ट का किसी कहीं और मत डाल देना, ये डिपार्टमेंट रेवेन्यू के अंडर में आते हैं। फिर एक अभी आपको याद होगा प्रोजेक्ट सक्षम आया है, प्रोजेक्ट इनसाइट आया है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो बताना क्या क्या है ये सक्षम, तो पता ही होगा आपको, जीएसटीएन को जो है अपना ये उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसका ये बैक एंड है, ये फ्रंट एंड है, ठीक है। इनसाइट किस लिए है आपको पता ही होगा, जो अपने ये जो पैसे वैसे जो होते हैं जो एक्यूमुलेट करके बैठे रहते हैं, इनको ढूंढने के लिए नेट पर ढंग से देख लेना, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज आ गया अभी, ये लास्ट में बताया था मैंने कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि जितनी पॉलिसी इश्यूज होते हैं अपने पब्लिक सेक्टर बैंक वाले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले, उनकी फंक्शनिंग हो गई, उनके अपॉइंटमेंट हो गया, किस किस के अपॉइंटमेंट होगा? चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, सब जो होते हैं, और इंटरनेशनल जो बैंकिंग रिलेशन होते हैं वो सब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डील करता है, ठीक है। अपना जो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर हो गए आरबीआई के, ठीक है, नबार्ड के, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, एग्रीकल्चर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, क्रेडिट वाले हो गए, इनके सब के अपॉइंटमेंट होते हैं ना, यही डील करता है ये। और क्या करता है? फाइनेंशियल इंक्लूसिव प्रोग्राम हो गया, जनधन है जैसे अपना पीएम जनधन प्रोग्राम जो है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, सब की सब ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ही चलाता है। बाकी कुछ अगर जैसे टारगेटेड स्कीम हो गई, जैसे मुद्रा हो गई, ठीक है, और एक दो और होंगे, जैसे एक कुछ और थी शायद, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना थी, ठीक है। तो ये सब की सब स्कीम्स जो हैं, एक पहले स्वावलंबन चलती थी, ये सब की सब यही डील करता है, ठीक है। जनधन, अटल पेंशन, जीवन ज्योति एंड सुरक्षा बीमा योजना। फिर आते हैं अपने मैटर रिलेटिंग टू दी आईआरडीआई, इंश्योरेंस वाला, नेशनल ये न्यू पेंशन वाला, और जो पेंशन फंड अपना रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये है, ये परडा या पीएफईआरडी होना चाहिए, ये सारा का सारा यही डील करता है, ठीक है। याद रख लेना ऊपर से सब जिन सेक्टर, ये पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, इनके जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गए, और अपने जो नीचे वाले नाबार्ड और जो आरबीआई, आरआरबी हो गए, उनके सबके जो अपॉइंटमेंट होते हैं, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, उनके वो हो गया। फाइनेंशियल इंक्लूसिव प्रोग्राम के अंदर जनधन आ गया अपना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर अटल पेंशन आ गया, जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा, मुद्रा, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, स्वावलंबन पुरानी वाली, इंश्योरेंस वाली अथॉरिटी जो है, न्यू पेंशन सिस्टम आ गया, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये सब इसके अंडर में ही आते हैं। सॉरी, अब इसमें ये इसका वो था, इसकी साइड से निकाल लिया था मैंने छोटा सा। जीवन ज्योति बीमा योजना देख लेना आप, इसमें 2 लाख का वो इंश्योरेंस देता है, 330 रुपये हर साल देने पड़ते हैं आपको, ठीक है। ये 18 से 50 साल के बीच में है, एक्सीडेंट वाला है ये। सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति मतलब लाइफ इंश्योरेंस, सुरक्षा बीमा मतलब एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 2 लाख मिलेंगे, 12 रुपये को हर साल देने होते हैं 18-70 साल के लिए। फिर पेंशन आ गई, इसमें 20 साल का मिनिमम है, 18 साल शुरू कर सकते हो, 40 साल तक खत्म हो जाना चाहिए, 40 साल की लास्ट डेट है चलने वाली, ठीक है। बाद में पैसा करते रहो, जितना पैसा जमा करवाओगे आपको उतना ही आगे जाके पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट मूव, एक रूरल हाउसिंग फंड भी है इसी में यहाँ पे, और वो किस लिए बनाया गया था? ताकि वो ये जो अपने ये होते हैं लैंडिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कुछ हाउसिंग वाले हो गए या बैंक वाले हो गए, इनको फाइनेंस यहाँ से ये जो इंस्टीट्यूशन हो गए, ये हाउसिंग फंड से फाइनेंस लेके फिर टारगेट एरिया के अंदर वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है।